हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चैप्टर 5 जो कि है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम गगन है, जो अपने फादर के साथ रिमोट विलेज में जाता है गुवाहाटी में। ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी अजीब घर देखता है। वो ये देखता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और वो ये भी देखता है कि जो किचन है वो कई घरों को अपने साथ लेके आगे बढ़ रहा है। तो वो इन सब चीज़ों को देखकर अचंभित हो जाता है। ठीक है, फिर वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, हमारे हमारे यहाँ पर ये जो घर क्यों नहीं चलते हैं। तो पापा उसको जवाब में रिप्लाई करते हैं, बा उसको रिप्लाई करते हैं कि बेटा ये घर नहीं है, ये बस और ट्रेन है। जैसे ये हमारे घर की तरह नहीं है जो कि मट्टी और ईंट और पत्थर से बने। ये जो घर हैं ये आयरन और एल्युमिनियम से बने। ठीक है, और ये अपने आप नहीं चलते, इनको चलाता है इंजन, जिसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये कन्वर्सेशन था बावन और उसके डैडी पापा के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी, तो हम ये देखते हैं आज की हमारी जिंदगी बिना मेटल के चलती ही नहीं। ठीक है, अगर हम अपने घर में देखें तो अगर हम ऐसे कई आइटम गिना देंगे जिनमें मेटल का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, हमने पहले ही पढ़ा है अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट किससे बनता है? अर्थ क्रस्ट कई मिनरलों के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, अब इसमें जो वेरियस जो मेटल्स होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करके मिनरल बना निकाला जाता है। एक प्रॉपर रिफाइनमेंट का प्रोसेस अपना के जो कई तरीके के जो मेटल्स हैं उनको मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, इससे मेटल्स बनते हैं। अब जो ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा कह लें। ठीक है, हमारी लाइफ का एक बड़ा अटूट हिस्सा होता है। क्यों ये अटूट हिस्सा होता है? क्योंकि अगर हम छोटे से पिन की बात कर लें, छोटे से पिन से लेकर बड़ी बिल्डिंग तक, जहाज तक, हर जगह हर चीज मिनरल से बनी है। चाहे हम रेलवे लाइन की बात कर लें, चाहे हम सड़क की बात कर लें, चाहे हम मशीन्स की बात कर लें, ये भी मिनरल से बने। चाहे कार, बस, ट्रेन या मैन्युफैक्चरिंग, जो जो ये जो बनते हैं ये भी मिनरल से बनते हैं। और इनको जो चलाते हैं वो वो पावर रिसोर्सेज से बनते हैं जो कि अर्थ से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब हम फूड की बात करें, जो हम फूड खाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मिनरल का हिस्सा होता है। तो मतलब विकास की गति में जितने भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट में, और जो इंसान है वो अपने हर स्टेजेस में मिनरल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो मिनरल का अपनी जीवनी में इस्तेमाल करता है, सजावट में इस्तेमाल करता है, अपने फेस्टिवल में इस्तेमाल करता है, अपने रिलीजन में इस्तेमाल करता है, अपनी सेरेमनी जो राइट्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल करता है। तो मतलब हम इतनी बात कर चुके हैं कि मिनरल इसलिए इस्तेमाल होता है, मिनरल हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। तो लेकिन मिनरल होता क्या है, क्या चीज है मिनरल? अगर हम मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, जिसको नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये अगर जूलॉजिस्ट की भाषा में कहें तो जो मिनरल है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, होमोजीनियस नेचुरल सब्सटेंस है जिसको नेचर से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये मिनरल है। सो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, geologists define mineral as homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure। तो जो मिनरल है उनका एक प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो नेचर में अकर होता है। ठीक है, एक होमोजेनियस नेचर का होता है जो कि जिसको नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, उनका जो नेचर होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। अगर ये डायमंड की तरह सख्त होता है तो टैल्क की तरह सॉफ्ट भी होता है। तो इनकी जो ये जो मिनरल की जो रेंज है वो डिफरेंट है, अलग अलग रेंज है। सख्त भी है, सॉफ्ट भी है, मीडियम भी है। इनके साइजेस भी अलग अलग हैं, इनकी फॉर्म भी अलग अलग है, कुछ गैस फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ हार्ड फॉर्म में। ठीक है, तो दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ। नाउ हम पहले ही रॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। रॉक क्या है? रॉक होमोजीनियस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है। और ये होमोजीनियस सब्सटेंस क्या है? ये जो होमोजीनियस सब्सटेंस है ये है मिनरल।
So rock is nothing but a combination of homogeneous substance which is called mineral. ठीक है, जैसे बात कर लें, अगर हम कुछ रॉक की बात कर लें, कुछ रॉक में सिंगल मिनरल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। अगर हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन में सिर्फ सिंगल मिनरल ही होता है। और लेकिन जब मेजॉरिटी रॉक्स की बात करें तो उनमें कई मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि अपने अपनी अलग अलग मात्रा में होता है। उनका जो प्रपोर्शन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कुछ मिनरल्स कम मात्रा में होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने कम से कम 2000 मिनरल्स को पहचाना है, उसको आइडेंटिफाइड किया। कुछ तो भंडार है, कुछ मिनरल्स का तो भंडार ही है। ठीक है, और कुछ मिनरल्स मतलब फिंगर टिप्स में जो गिनने लायक होते हैं वो हैं। तो देखा जाए तो 2000 मिनरल्स 2000 मिनरल्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाइड किया गया। कुछ मिनरल्स तो बहुत प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं रॉक्स में। ठीक है, नाउ अब जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होते हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब अगर आप मिनरल से, जैसे किसी में कुछ ज़्यादा है तो किसी में कुछ कम है, तो जो मिनरल्स जो फॉर्म्ड होती है, जो मिनरल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। ये जो डिफरेंस है ये डिपेंड करता है उसके फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे। ठीक है, जैसे अगर कोई मटेरियल फॉर्म हो रहा है या कोई मिनरल फॉर्म हो रहा है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसकी केमिकल कंडीशन क्या है। तब ये डिसाइड होता है कि मिनरल किस टाइप का है, किस फॉर्म का है। ठीक है, अब जब जूलॉजिस्ट मिनरल्स की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाइड करते हैं तो वो ये देखते हैं, जियोलॉजिस्ट जब उसकी प्रॉपर्टीज को, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाइड करते हैं तो वो उसके हार्डनेस को देखते हैं, वो उसके कलर को देखते हैं, वो उसके क्रिस्टल फॉर्म, मतलब बहुत सारे रेंजेस हैं। वो उसको देख के मिनरल्स की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक ना, अब कमर्शियली और जनरल पर्पस में देखा जाए तो मिनरल 3 हिस्सों में क्लासिफाइड होते हैं। एज यू कैन सी, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनरल्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया हुआ है। एक हो गया मेटालिक मिनरल, एक हो गया नॉन मेटालिक, और एक हो गया एनर्जी मिनरल। जब हम मेटालिक मिनरल की बात करते हैं तो मेटालिक मिनरल फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन कंटेन होता है, जैसे आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। और नॉन फेरस मिनरल्स वो मेटल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। और अगर हम प्रेशियस मिनरल्स की बात करें तो ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें जो बहुत प्रीशियस होते हैं, जैसे सिल्वर, प्लैटिनम, एटसेट्रा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात। जब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं, ये वो मिनरल्स होते हैं जो मेटल के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो धातु के फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट। ये या तो रॉक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, धातु नहीं होते हैं ये या तो रॉक के फॉर्म में होते हैं या तो पाउडर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं एनर्जी मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को, जो किसी इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ये वो मिनरल्स हैं जिनको यूज करके इंजन चलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम मोड्स देखेंगे, किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, जिस तरीके से मिनरल अकर करते हैं, मिनरल फाउंड होते हैं। अब ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं ना, बेसिकली जो मिनरल्स जो होते हैं वो ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब ओर क्या होता है, ओर होता है किसी एक मिनरल का मिक्सचर जो बाकी एलिमेंट के साथ मिक्स होता है। मतलब जो एक मिनरल है, मतलब एक मिनरल एक जगह पे एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब एक मिनरल एक जगह पे इतना इकट्ठा होता है बाकी एलिमेंट्स के साथ, इसको कहते हैं ओर। अब वो एलिमेंट्स हट जाते हैं, फिर उसमें से जो जो मिनरल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, भंडार या मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा। एक जगह पे जब
एक जगह पे एक अमाउंट, कुछ अमाउंट का जो मिनरल इकट्ठा हो जाता है, लड्डू की तरह बन जाना या किसी तरीके से इकट्ठा हो जाता है, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये मिक्स होता है एक्यूमुलेटेड मिनरल और अदर एलिमेंट्स का, तो उसको ओर कहा जाता है, ठीक। तो जो ओर होता है जिसमें मिनरल होता है, ठीक है, तो इसको कमर्शियली तरीके से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए, मतलब निकाला जाए, मतलब इतना उसमें मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि वो एक्सट्रैक्ट करने के लायक हो, ठीक है, मतलब किसी और में मिनरल का इतना कंटेंट होना चाहिए कि भाई उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक और है जिसमें एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एलिमेंट्स दूसरे तरीके के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसमें हम मिनरल की मात्रा की बात करें, मिनरल के अकुमुलेशन की बात करें, तो वो बहुत कम है। तो ऐसे 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 और को एक्सट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मतलब यहाँ ये कहा गया कि और में मिनरल का कंटेंट उतना होना चाहिए कि भाई वो बाद में कमर्शियली पर्पस के लिए एक्सट्रैक्ट करने लायक हो, ठीक है ना। अब ये जो किस टाइप का मिनरल फॉर्मेशन होता है, यानी कि मिनरल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस बात पे डिसाइड करता है कि मिनरल कितने आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है, मतलब ये जैसे टाइप ऑफ फॉर्मेशन या जो स्ट्रक्चर है वो ये डिसाइड करता है कि मिनरल को कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके माइन से, ठीक है। इसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि भैया जो एक्सट्रैक्ट है, जो एक्सट्रैक्शन है, मिनरल को एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो मिनरल्स है, ठीक है, जो मिनरल का जो मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन है मिनरल का वो किस तरीके से है। तो मेनली जो मिनरल्स हैं वो कई मतलब वो नीचे दिए गए फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, कुछ हार्ड मिनरल, जैसे जो पहला फॉर्म दिया गया, कई मतलब मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म, तो मिनरल कई तरीके के फॉर्म्स में अकर कर सकते हैं। ये डिसाइड करता है कि उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सके, क्या वो बड़ी इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो मतलब क्या उसमें बड़ा टाइम लगेगा एक्सट्रैक्ट करने में, उसमें अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करें तो कितना कॉस्ट आ सकता है, तो ये सब डिसाइड करता है। तो मतलब यहाँ पर कई तरीके से हैं, कई फॉर्म है जिसमें मिनरल अकर होते हैं। तो पहला जो मिनरल का फॉर्म है वो है इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर आपको दरारों में दिख जाएंगे, सर्विक में दिख जाएंगे, फॉल्ट में दिख जाएंगे, जॉइंट्स में दिख जाएंगे, स्पेशली माउंटेन्स के ना। अगर ये बहुत कम मात्रा में अकर करते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो इनको वेन्स कहा जाता है। और अगर ये बहुत भारी मात्रा में अकर करते हैं, बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं, तो इनको लोड्स कहा जाता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं यानी कि इग्नेशियस या मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स जो होते हैं ये या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या तो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये धरती के अंदर होते हैं ना, ये अर्थ के नीचे होते हैं, अर्थ के सरफेस में तो नहीं होते, अर्थ के अंदर होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अलावा लिक्विड, मोल्टन या गैसियस फॉर्म में होते हैं। जब ये अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे बढ़ते हैं, ये जो दरारें होती हैं अर्थ सरफेस की तरफ ऊपर कैविटी के जरिए ऊपर आती हैं, जो दरारें होती हैं ये उनमें जाके भरने लगती हैं। अब जब ये दरारों में भरती हैं ये ठंडी होती हैं, और जब ये ठंडी होकर कड़क होती हैं तो ये ऊपर की तरफ उभर के आ जाती है, दरारों से ऊपर की तरफ उभर के आ जाती है। पिंपल नहीं देखा आपने, पिंपल्स में भी ऐसे होता है, पस जो होता है फोड़ दो तो ऊपर की तरफ भर के निकल आता, सेम टाइप, ठीक। अब इस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं ये मेटालिक फॉर्म के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये ठंडे होकर मतलब अर्थ के सरफेस पे आते हैं, जहां उनको छेद मिल जाते हैं वहीं से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो वहां से बाहर निकलते हैं सरफेस पे आते हैं तो वो ठंडे और सॉलिफाइड हो जाते हैं। जब वो ठंडे और सॉलिफाइड हो जाते हैं तो ये बेसिकली मेटालिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि धातु के फॉर्म में होते हैं। अब इस तरीके के मिनरल्स होते हैं टिन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा, ठीक है, या तो ये वेन से निकलेंगे या तो ये लोड से निकलेंगे, ठीक है, या तो स्मॉल छेद से निकलेंगे या तो बड़े अकरंस से निकलेंगे।
जो नेक्स्ट फॉर्म है मिनरल अकरेंस का, वो होता है सेडिमेंट्री। ना अगर हम सेडिमेंट्रीज की बात करें तो सेडिमेंट्रीज जो मिनरल होते हैं वो ज्यादातर बेड्स या लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेयर्स या बेड्स के फॉर्म में निकलते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये नतीजा, इसके फॉर्मेशन का नतीजा होता है या तो ये डिपोजिशन के फॉर्म में होते हैं या तो ये अकोमुलेशन। डिपोजिशन यानी कि इकट्ठे होने, एक जगह पे डिपॉजिट करना, एक जगह पे ढेर लगा देना। एक्यूमुलेशन भी वही होता है कि एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, ठीक है, डिपोजिशन एक्यूमुलेशन दोनों। और कॉन्सेंट्रेशन भी वही होता है, ठीक है। जब ये जो सेडिमेंट्री है ये जब बनता है तो ये डिपोजिशन की वजह से बनता है, या तो एक्यूमुलेशन की वजह से बनता है, या तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बनता है। अब ये डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन से जो मिनरल्स बनते हैं वो ज्यादातर कोल या आयरन ओर होते हैं, ठीक है। अब ये कोल और आयरन ओर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये किसी चीज के नीचे दबे होते हैं, डिपोजिशन की वजह से दबे होते हैं, या तो एक्यूमुलेशन की या कॉन्सेंट्रेशन की वजह से दबे होते हैं। जब ये दबे होते हैं लंबे समय तक, एक जगह पे लंबे समय तक दबे होते हैं, तो ये ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर होता है उनमें। और जब ये मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा जब उसमें प्रेशर होता है तो ये अपना रूप लेते हैं, कोल रूप लेता है, आयरन और रूप लेता है, ठीक है। और इसी तरीके के कई सेडिमेंट्री और होते हैं जो इवोपरेशन के जरिए अकर होते हैं, जो इवोपरेशन जिनका फॉर्मेशन होता है इवोपरेशन के जरिए, ये होते हैं सॉल्ट्स। चाहे हम पोटैश की बात करें, चाहे हम जिप्सम की बात करें, चाहे हम सोडियम की बात करें, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो इवोपरेशन के जरिए होता है। यानी कि एक जगह पे पानी इकट्ठा कर लिया, ठीक, अब वो जो पानी इवोपरेट हो जाता है उस जगह से, तो वो जो चीज बचती है वो सॉल्ट होती है। वो मे बी पोटैश सॉल्ट हो, वो मे बी मैग्नीशियस सॉल्ट हो, किसी भी तरीके की सॉल्ट होती है, ठीक है। तो ये होता है इवोपरेशन का जरिया। जो थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन का, मिनरल फॉर्मेशन का, वो है डीकम्पोजिशन। अब ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये सरफेस रॉक का डीकम्पोजिशन इन्वॉल्व करता है, जहां पे जो सोल्यूबल सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मतलब जो मिलावटी जो मिल जाते हैं पानी में, जो मिल जाते हैं, सोल्यूबल कहा जाता है, पानी में जो मिल जाते हैं वो जब रिमूव हो जाते हैं, जब ये रॉक सरफेस डीकम्पोज हो जाता है और जो पानी का सोल्यूबल होता है वो जब रिमूव हो जाता है, क्या छोड़ जाता है, एक बड़ा सा रेसिडुअल मास छोड़ जाता है, ठीक है, जो जिसके ऊपर वेदर्ड मटेरियल होता है, कंटेन करता है ओर, ठीक है। और ये इस तरीके के जो ओर होते हैं वो बॉक्साइड होते हैं। तो बॉक्साइड है वो इस तरीके से फॉर्म्ड होता है, मतलब बॉक्साइड का बनने का तरीका ही यही है। अब और भी तरीके, जैसे अब कुछ रॉक हो गए, यहाँ पे कुछ रॉक की बात करें तो कुछ रॉक एलुवियल डिपॉजिट में इकट्ठे होते हैं ना। एलुवियल डिपॉजिट में जो रॉक्स बनते हैं, अब एलुवियल डिपॉजिट की वजह से जो मिनरल्स बनते हैं उनको कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट। ये ज्यादातर होते हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर नदी के किनारे पे होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर नदी के किनारे होते हैं, जिनमें मतलब आपने देखा होगा गोल्ड बनाने का प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ है, ये बड़े भंडार के तौर पर मिलते हैं, ठीक है। अब ये होते कॉमनली सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होते, मैग्नीशियम सॉल्ट होते। अब ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, ये कहाँ से निकाले जाते हैं, ओशियन, जो महासागर है, ठीक है, वो क्या है, और समुद्र कह लो, वो क्या है, वो होता है कई मिनरलों का भंडार, ठीक है। और ज्यादातर जो मिनरल्स ओशन से निकाले जाते हैं वो होते कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम या ब्रोमाइड। ये ज्यादातर ओशन के वाटर से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये कह दें कि ओशन कई मिनरलों का भंडार है तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसी बात में अगर हम ये कहें कि इंडिया बड़ा फॉर्चुनेट है कि इंडिया अगर बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में जो मिनरल्स है उसका बड़ा भंडार है, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, इंडिया में जो मिनरल्स है, इंडिया में मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक। क्यों? लेकिन ये जो मिनरल्स हैं
ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे अनइवन? जैसे किसी क्षेत्र में मिनरल है, किसी क्षेत्र में मिनरल नहीं है, तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम बात करें, अगर हम पहले पेनिनसुलर रॉक की बात करें, तो पेनिनसुलर रॉक कई मिनरलों का रिजर्व है, जैसे कोल हो गया, मेटालिक मिनरल्स हो गए, माइका हो गया, कई अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स का ये भंडार है, रिजर्व है पेनिनसुलर एरिया। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पेनिनसुलर में है, ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पेनिनसुला में, ये गुजरात और असम की बात हो रही है, जहां पे पेट्रोलियम का भंडार है। ठीक, ये सेडिमेंट्री रॉक्स गुजरात ईस्टर्न में और वेस्टर्न पेनिनसुलर में मिल जाते हैं। अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में गुजरात हो गया, अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में असम हो गया ना। ये जो दोनों एरियाज हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स का भंडार है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स में ज्यादातर क्या निकलता है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स निकलते हैं, तो गुजरात और असम पेट्रोलियम डिपॉजिट का भंडार है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कई तरीके के भंडार हैं। अगर ज्यादातर राजस्थान में नॉन फेरियस मिनरल के भंडार है। नॉन फेरियस मिनरल याद रखिए, नॉन फेरियस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन नहीं होता है। अगर हम एलुवियल प्लेन की बात करें तो एलुवियल प्लेन में मिनरल्स डिवॉइड मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक, अब ये वेरिएशन क्यों है, मतलब इतना बड़ा अंतर क्यों है? कहीं पे मेटालिक है, कहीं पे नॉन फेरियस मिनरल है, कहीं पे पेट्रोलियम डिपॉजिट है, कहीं पे तो है ही नहीं। तो इतना बड़ा अंतर का सबसे बड़ा कारण है अंतर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अंतर होना, उसके प्रोसेस में अंतर होना, मतलब एक मिनरल को बनने में कितना टाइम लगता है उसमें अंतर होना। इसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो अंतर है पूरा भारत में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल का, वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मिनरल किस तरीके से पूरे भारत में जो मिनरल हैं, जो मेजर मिनरल हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, हमको लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मतलब मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज से डिसाइड होता है कि मिनरल कितनी आसानी से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है ओर में वो कितना है, कितनी आसानी से मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कितने करीब है वो मार्केट के पास से, ये सारी चीजें डिसाइड करता है कि उस एरिया को खदान के रूप में डिक्लेयर करना है कि नहीं। ठीक है, अगर ये सारी डिमांड्स मिल जाती हैं तो ये ऑप्शन पॉसिबल हो जाता है कि उस एरिया को डिपॉजिट या रिजर्व घोषित करके उसको माइन में तब्दील कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फेरियस मिनरल की। ये याद रखिए, फेरियस मिनरल वो मिनरल है जिसमें आयरन कंटेन होता है और ये मेटालिक फॉर्म में होता है। तो जो टोटल प्रोडक्शन है ना, यहाँ पे हम फेरियस मिनरल्स की बात करें तो जो टोटल प्रोडक्शन है मेटालिक मिनरल का, उसमें फेरियस मिनरल 3/4 है। उसकी जो टोटल वैल्यू मतलब जो टोटल वैल्यू है मेटालिक मिनरल के प्रोडक्शन की, तो फेरियस मिनरल का जो हिस्सा है वो 3/4 है। तो जो फेरियस मिनरल है ये कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, जो मेटालर्जिक्स इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जो फेरियस मिनरल है, इंडियन एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरियस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। तो जो इंडिया है वो जब इंटरनली डिमांड मीट हो जाती है, जो फेरियस मिनरल की जब इंटरनली डिमांड खत्म हो जाती है, तो इंडिया है फेरियस मिनरल को एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब बहुत कई अच्छी क्वांटिटी में इस फेरियस मिनरल को इंडिया बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। वो तब एक्सपोर्ट करता है जब इंटरनल मतलब जब भारत के अंदर फेरियस मिनरल्स की डिमांड पूरी हो जाती है तो वो बाहर उसको एक्सपोर्ट कर देता। ना इस फेरियस मिनरल में यानी कि जो
फेरियस मिनरल वो मिनरल होते हैं जिसमें आयरन होता है। इसमें सबसे पहला आता है आयरन ओर। अगर हम आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है, कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है, ठीक है। अब आयरन मिनरल इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं आयरन ओर का खदान है। उसको अगर कहें कि आयरन ओर इंडिया में बड़े भारी प्रचुर मात्रा में मिलता है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और इंडिया का जो आयरन ओर है वो अगर पूरे वर्ल्ड में बात कर लें तो इंडिया के आयरन ओर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। मैग्नाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद ए हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। जो मैग्नाइट है वो बहुत ही फाइनेस्ट आयरन ओर है और इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो 70% होता है, जो कि एक्सीलेंट, जिसमें बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नाइट आयरन ओर है ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब मैग्नाइट के बाद आता है हेमेटाइट, जो कि एक और इम्पोर्टेंट है। मतलब हेमेनाइट ore is the most important industrial iron ore in term of quantity used but has slightly lower in iron content than मैग्नाइट। हेमनाइट भी बहुत ही ज़रूरी आयरन ओर है आयरन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें जो आयरन की क्वांटिटी होती है वो मैग्नाइट से थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब ये आयरन का जो कंटेंट होता है हेमेटाइट में वो 50 से 60% होता है, लेकिन मैग्नाइट में आयरन का कंटेंट 70% होता है मैग्नाइट ओर में, ठीक है ना। अब हम 2018 और 19 की बात करें तो जितना भी प्रोडक्शन है आयरन ओर का 97% वो ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से आया, ठीक है। यानी कि 97% जो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से हुआ और जो बचे रिमेनिंग 3% है वो बाकी स्टेटों से आए हैं, ठीक है। बाकी स्टेटों से आए ना। अब मेजर आयरन ओर जो बेल्ट है वो कहाँ है? पहला जो मेजर आयरन ओर बेल्ट है वो उड़ीसा और झारखंड बेल्ट है, ठीक है। उड़ीसा हेमेटाइट ओर के लिए जाना जाता है। अब ये हेमेटाइट ओर उड़ीसा में बदम्पापुर माइन में, जो कि मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। ये याद रखिए हेमेटाइट मैग्नेटाइट से कम है। हेमेटाइट में 50 से 60% आयरन कंटेंट मिलता है और ये जो है ये बादमपाहर माइन में मिलता है ये और ये जो मायने है ये मयूरभंज केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है ना। इसके बाद आती है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, यहाँ पे भी हेमेटाइट ओर मिलता है और इसकी जो माइन है हेमेटाइट ओर की जो माइन है वो गुआ और नामुंडी है झारखंड में ना। जो सेकंड बेल्ट है वो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है। ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाई करती है, ठीक है। ये भी ज़्यादातर हेमेटाइट ओर, यहाँ पर भी ज़्यादातर हेमेटाइट ओर मिलता है और जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है यानी बिस्तार के बलिदादिल रेंज मतलब हिल ऑफ बलिदापुर रेंज में ये जो आयरन ओर है ये हेमेटाइट आयरन ओर है, ये मिलता है जो कि छत्तीसगढ़ में। द रेंज ऑफ हिल कंप्राइजेस ऑफ 14 डिपॉजिट। जो ये रेंज है बेलदालिदा की जो रेंज है यहाँ पे कम से कम 14 डिपॉजिट है हेमेटाइट आयरन ओर के, ठीक है। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टील बनाने के लिए बेस्ट है। मतलब जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे ये बलायदापुर के जो आयरन ओर्स हैं वो बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। अब आयरन ओर यहाँ के जो आयरन ओर्स हैं वो ज़्यादातर जापान, साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट के ज़रिए। अब इसकी बात आता है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु एंड तुमकुरू बेल्ट। ये जो आयरन ओर रिजर्व है ये कर्नाटका में है। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में
जो केदारमुख माइन है, यहाँ पे आयरन ओर 100% एक्सपोर्ट होता है, मतलब भारत में नहीं होता। जो केदारमुख माइन का जो आयरन ओर है उसको 100% एक्सपोर्ट किया जाता है। इस ओर को दुनिया का लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट कहा गया। ठीक है, नाउ महाराष्ट्र नेक्स्ट है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो कि स्टेट ऑफ गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, नाउ द ओर आर नॉट ऑफ वेरी, लेकिन यहाँ का जो ओर है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वो वो इस लायक है कि उसको ये जो आयरन ओर है ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है मारगोवा पोर्ट के जरिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनदर फेरियस की, वो है मैग्नीज। Now, manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferrous manganese alloy. तो मैग्नीज है वो ज़्यादातर स्टील और फेरियस मैग्नीज अलॉय मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नियरली 10% ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ टिन। तो 10 kg जो मैग्नीज है उसको यूज़ किया जाता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। ठीक है, ये जो मैग्नीज है ये ब्लीचिंग पाउडर और पेस्टिसाइड्स और पेंट के लिए भी यूज किया जाता है। सी, आप ये मैप देख सकते हैं मैग्नीज का, कि जो मैग्नीज की जो माइंस हैं वो ज़्यादातर 33%, मध्य प्रदेश में 27%, महाराष्ट्र में 16, उड़ीसा 12, कर्नाटका 10, आंध्र एंड अदर स्टेट है जहाँ पे मैग्नीज की प्रोडक्शन होती है वो 2% है। अब नॉन फेरियस की मिनरल्स की बात करें। अब नॉन फेरियस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है। इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरियस मिनरल्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो प्रोडक्शन है नॉन फेरियस मिनरल्स में और जो उसके रिजर्व है वो ज़्यादा संतुष्टजनक नहीं है। उसकी वजह क्या है? ये जो मिनरल्स हैं, मतलब these minerals which includes copper, bauxite, lead, zinc, gold play a vital role in number of metallurgical engineer and electric industries। तो ये जो मिनरल्स हैं ज़्यादातर कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक, ये ज़्यादातर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ हियर इज द मैप, आप ये मैप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई तरीके के डिपॉजिट्स दिखाए गए हैं, आयरन डिपॉजिट दिखाए गए हैं। मतलब ये जो लाइंस हैं, ग्रेड्स वाली लाइंस हैं, वो आयरन ओर के फील्ड्स हैं। जो ट्रायंगल्स है रेड कलर के वो आयरन ओर्स माइन है। जो बॉक्स है वो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं। और ये जो बॉक्साइट्स हैं, स्टार्स हैं, एज यू कैन सी इट इज एवरीथिंग इज शोन। हर चीज़ आपको इसमें दिखाई गई है। लेटर वी आर गोइंग, बाद में हम इस मैप को तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कॉपर। कॉपर एक और फॉस्फेरस नॉन फॉस्फेरस मेटल है ना। India is critically deficient in the reserve and production of copper. Being malleable, detectable and good conductor, copper is mainly used in electric cables, electronic and chemical industries. The Balaghat mine in Madhya Pradesh, Khetri mine in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are leading producer of copper. Now, तो कॉपरेशन का जो हमारे भारत में जो रिजर्व है कॉपरेशन का और जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। ठीक, अब ये क्यों है? मतलब कॉपरेशन नहीं, जो कॉपर है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक केबल के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ होता है। क्यों ये यूज़ होता है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, डक्टाइल है, मलेबल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज होता है। और ये जो कॉपर है ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश के बालाघाट माइन में, राजस्थान के खेतरी माइन में और झारखंड के सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है ये कॉपर। उसकी बात करें बॉक्साइड की। अगर हम बॉक्साइड की बात करते हैं तो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम। बॉक्साइड के कई जो ओर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम कंटेन करते हैं। ठीक है, अब जो बॉक्साइड होता है वो क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है,
क्ले लाइक सब्सटेंट होता है जिसे एल्युमिनिया कहा जाता है। बाद में जब इसमें से एल्युमिनिया एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो ये इसमें से एल्युमिनियम ऑब्टेन होता है। ठीक ना, बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट। तो बॉक्साइट कैसे बनता है? बॉक्साइट जो रॉक्स होते हैं जो कि एल्युमिनियम सिलिसाइट में रिच होते हैं उनके डीकम्पोजिशन से बनता है उनके डीकम्पोजिशन से बॉक्साइट डिपॉजिट फॉर्म होता है। ठीक ना, अब अगेन एल्युमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। It combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. तो ना बॉक्साइट एक इम्पोर्टेंट मेटल है क्योंकि ये जो बाकी जो मेटल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। जब उसको बाकी मेटल्स के साथ मिला दिया जाता है तो उनको स्ट्रेंथ देता है, उनको काफ़ी हल्का बनाता है। और दूसरी चीज़ बॉक्साइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, इंडिया का जो बॉक्साइट डिपॉजिट, इंडिया की जो बॉक्साइट डिपॉजिट है वो ज़्यादातर अमरकाणक प्लेट्यू में मिलेगी, मार्काल हिल में मिलेगी और बिलासपुर खतनी में बड़ी आसानी से आपको बॉक्साइट डिपॉजिट मिल जाते हैं। उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा बॉक्साइट डिपॉजिट यहाँ, और ये कहने से उड़ीसा जो स्टेट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर 1916-17 की बात करें तो उड़ीसा सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना। पंचमाटमली जो डिपॉजिट है जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्साइट स्टेट है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की ना। ये याद रखिए, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि मेटालिक धातु फॉर्म में नहीं होते। ये रॉक फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जो माइका है वो कई प्लेट्स या लीव से बना है। ठीक है, ये एक इट स्प्लिट्स इजिली इनटू ए थिन शीट्स। इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं एक थिन शीट की तरह। दिस शीट कैन बी सो थिन दैट द 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू ए माइका अ शीट of a few centimeter high. Mica can be clear, black, green, yellow, brown, etc. Due to the excellent dielectric strength, low power, low factor insulating properties, resistant to high voltage, mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industry. तो माइका कई तरीके के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये एक फ्यू सेंटीमीटर्स मतलब जो माइका, पहली बात माइका एक शीट फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें कई लेयर्स होती हैं शीट्स की। ठीक, ये कई तरीके के फॉर्म में आता है। ये क्लियर भी होता है, ये ब्लैक भी होता है, ये ग्रीन भी होता है, ये रेड भी होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। अब माइका क्या होता है? माइका बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है और ये कहें ये डी इलेक्ट्रिक, इसकी जो डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यानी कि झटका ना लगना, उसमें बिजली पास ना होना, इसकी वजह से माइका कई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइका की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। माइका हाई वोल्टेज मतलब इसमें रेसिस्टेंस है, हाई वोल्टेज से बचाता है। इसकी वजह से जो माइका है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। माइका के जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। हजारी बेल्ट, जो झारखंड में जो हजारी बेल्ट है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर एरिया में माइका का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेल्लोर में भी माइका की बेल्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में, ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन इंडस्ट्री फॉर माइका। ना अगर हम बात करें रॉक मिनरल्स की, ना रॉक मिनरल्स में यहाँ आता है लाइमस्टोन।
Limestone is found in association with rock composition of calcium carbonate or calcium or magnesium carbonate. It is found in sedimentary rocks of most geological formation. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace. ना तो जो लाइमस्टोन है वो कई रॉकों के उससे बना है. अब इन कई रॉकों में ये कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का. ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक एरिया में, मतलब सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स में मिलता है ना. जो अगर माइका को अगर रॉ मटेरियल के तौर, माइका सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है. स्मेल्टिंग में जो आयरन है उसको पिघलाने में माइका रॉ मटेरियल की माइका नहीं, लाइमस्टोन रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स को बचाना. We all appreciate that the strong dependence of industry and agriculture upon minerals deposits and substance manufactured for them. तो मतलब हम इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मतलब बड़ी इसकी प्रशंसा करते हैं कि हम सब बड़े ही डिपेंड हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, जो कि मिनरल डिपॉजिट सब्सटेंस के मैन्युफैक्चर करती है ना. तो total volume of workable mineral deposit is an insignificant fraction 1% of earth crust. तो जो total वॉल्यूम है मिनरल डिपॉजिट का जिसको वर्क पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट का 1% है. वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड. तो हम बड़ी ही तेजी से मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको मिलियन साल लग जाते हैं बनने में. Geological process of mineral formation are also slow that the rate of replenishment are indefinitely small in comparison to the present rate of consumption. तो अगर हम जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें तो मिनरल का जो फॉर्मेशन है, मिनरल का जो बनने का तरीका है वो बहुत ही धीरे है. जितनी रफ्तार से हम उसको खत्म कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं ना, उसके मुकाबले उसका बनने का जो प्रोसेस है वो बड़ा धीरे है. और आज के दौर पे जिस तेजी से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल को, वो एक ना दिन गायब हो जाएगा. मिनरल रिसोर्सेस आर देयरफॉर फिनिट एंड नॉन रिन्यूएबल. अगर हम मिनरल्स की बात करें तो वो फिनिट है, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो दोबारा बनेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि उनको बनने का जो उनका जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्लो है. अगर हम उनके रिप्लेनिश की बात करें, उसको निकालते ही जा रहे हैं, निकाल के यूज़ ही करते जा रहे हैं कंपेयर. तो ये कहें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है मिनरल, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मिनरल दोबारा नहीं बनेगा. एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो एग्जॉस्ट हो जाएगा. रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लाइफ पोसेशन. तो जो रिच मिनरल्स हैं, जो जिस डिपॉजिट में कई भंडार मात्रा में रिच मिनरल्स हैं, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बट इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी है. एक टाइम पे जब अगर हम कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे मिनरल्स को, तो वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. A concrete effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and substantial manner. तो हमें एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही कॉन्क्रीट एफर्ट चाहिए कि मतलब हम मिनरल्स को इतने प्लान और इतने सस्टेनेबल मैनर से यूज़ करें कि मिनरल्स एग्जॉस्ट ही ना हो पाए. Improved technology need to be constantly evolved to allow use of low grade ore at a low cost. तो मतलब हमें बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो कि हमको जो घटिया ओर्स हैं, जो लो ग्रेड के ओर्स हैं, उसको बड़े लो कॉस्ट में यूज़ करने लायक बना सके ना. जैसे हम कई तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हैं मिनरल को कंजर्व करने के लिए. जैसे मेटल को दोबारा रिसाइकल कर दें, स्क्रैप मेटल को दोबारा यूज़ करें, उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट यूज़ करें. तो इस तरीके से हम जो मिनरल को है उसको कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए ना. अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, energy resources is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel
vehicles and to drive machineries in industries. तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होती है, खाना बनाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, हीट करने के लिए, व्हीकल को चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी फ्यूल मिनरल से जनरेट होती है, बनती है। फ्यूल जो मिनरल्स होते हैं उससे बनती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी बनती है। एनर्जी को दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है? कन्वेंशनल एनर्जी ज़्यादातर वो एनर्जी होती है जो कि नेचुरल होती है, जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि नेचर से आती है, जैसे कि सोलार, विंड, टाइडल, थियोजर्मेटिक, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है ना, ये एग्जॉस्ट नहीं होती, ये खत्म नहीं होती हैं। सोलार एनर्जी खत्म नहीं होती, विंड खत्म नहीं होती, लेकिन कन्वेंशनल एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, कन्वेंशनल और एग्जॉस्टेबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल और इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी। ठीक, फायरवुड एंड कैटल डंग आर मोस्ट कॉमन यूज इन इंडिया। तो जो फायरवुड है, जो लकड़ियां हैं, और जो गोबर है, कंडे, वो ज़्यादातर गांव में आज भी यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम एस्टिमेट करें तो 70% जो एनर्जी है जो रूरल एरिया में है, वो continue of these is increasingly becoming difficult to decrease forest area. According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by these tools. तो अगर हम एक एस्टिमेट की बात करें तो जो 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है गाँव में, वो इन दो कारणों से है। पहली, continuation of these is increasingly becoming difficult due to डिक्रीजिंग फॉरेस्ट। मतलब अगर हम फायरवुड यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो फॉरेस्ट एरिया उसको डिक्रीज करेंगे। लकड़ी की ज़रूरत होगी, अगर हम फायरवुड मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी यूज़ करेंगे तो हम फॉरेस्ट नहीं काटेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट को, मतलब फायरवुड की फायरवुड भारी मात्रा में यूज़ करने की वजह से जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है। देन यूजिंग काउ डंग is being discouraged because of consuming most valuable manure which could be used in agriculture. हमको जो कंडे होते हैं, जो गाय का गोबर होता है, उसको भी इस्तेमाल करने से डिस्करेज करना चाहिए। क्यों? अगर हम गाय का गोबर आग जलाने के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो खाद बनती है गाय के गोबर से एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, वो नहीं बनेगी। तो पहले तो लकड़ी को काटने से रोकना चाहिए, लकड़ी का इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया खत्म कर देगा। दूसरा, काउ डंग को रोकना चाहिए, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, खाद नहीं बनने देगा एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, अब हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि एग्जॉस्टेबल सोर्सेज की बात करते हैं ना। पहला है कोल। In India, coal is the most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of nation's energy. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो भंडार में है कोल, इंडिया में बड़े भंडार में मिलता है। ये ज़्यादातर नेशन के, हमारे नेशन के को एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, ये इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये डोमेस्टिक के लिए भी यूज़ होता है। अगर ये कहें कि इंडिया ज़्यादातर कोल पे डिपेंड है कमर्शियली और पर्सनली, तो ये गलत नहीं होगा। As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over million of time. तो मतलब हमको ये पता है कि कोल कैसे बनता है। कोल जब प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, मतलब खरबों साल तक, मिलियन ईयर्स तक जब प्लांट पर दबाव बनता है तो वो एक कोल का रूप कन्वर्ट करता है। तो कोल कई फॉर्म में मिलते हैं, मतलब उसके डिग्री ऑफ कंप्रेशन में, कितने दबाव में वो बना है, कितने डेप्थ में बना है, तो कोल का जो फॉर्मेशन है वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। नाउ, अगर डीके प्लांट इन स्वैम्प प्रोड्यूस पीट विच हैज ए लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। अगर हम जो प्लांट है, जो सड़ा हुआ जो प्लांट है, जो स्वाम में सड़ा है,
ठीक है। उसका जो कार्बन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है और उसमें जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो उसकी हीटिंग कैपेसिटी होती है वो भी लो होती है। ठीक। इग्नाइट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो इग्नाइट है वो लो ग्रेड ब्राउन कोल है, जो कि सॉफ्ट होता है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ये सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ये जो इग्नाइट का जो रिजर्व्स हैं ये तमिलनाडु के नवेली में हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है। लिग्नाइट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है। अब कुछ जैसे इग्नाइट तो सड़े हुए प्लांट को स्वैम्प में जो प्लांट सड़ जाते हैं उसकी वजह से बनता है। अब बिटुमियन जो कोल होता है ये बहुत गहराई में दबा होता है, ठीक है। अब ये गहराई में दबा होता है जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कोल है, क्योंकि ये मेटलर्जिकल जो कोल है वो क्या बोलते हैं, ये कोल इज हाई ग्रेड बिटुमियन कोल विच हैज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ये जो बिटुमिनियस जो ओल है ये ज़्यादातर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, आयरन को पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल की बात करें, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोयले की बात करें तो ये होता है एंथ्रासाइट। Anthracite is the highest quantity of hard coal. In India, coal occur in rock series of two main geological ages. अगर इंडिया में बात करें तो कोल दो रॉक सीरीज में कन्वर्टेड है। पहले गोदवाना जो कि 2000 मिलियन साल पहले था, और इस एंड इन टेरिशरी डिपॉजिट विच आर ओनली 50। और दूसरा कोल जो जियोलॉजिकल एजेस की बात करें तो दूसरा टेरिशरी डिपॉजिट जो कि 55 मिलियन पहले से बना है। द मेजर सोर्स ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। तो जो मेजर सोर्स है गोंडवाना कोल का जो कि मेटलर्जिकल कोल है, ये दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर पाया जाता है। बाकी है झांगरिया, राजरानी, बकारो, ये भी इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है। उसके बाद है गोदावरी महानदी, सन एंड वार्धवा वैली, ये भी कोल डिपॉजिट है। अगर टेरिटरी कोल की बात करें तो ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है। कोल एक बल्की मटेरियल है जिसका वेट हल्का होता है, ठीक है, और ये यूज़ करने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं और जो थर्मल पावर्स हैं वो ज़्यादातर कोल्ड फील्ड के आजू बाजू में ही लोकेट होती हैं। नेक्स्ट बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम, इनको या तो पेट्रोलियम कह लें या मिनरल ऑयल कह लें, ये एनर्जी सोर्स का नेक्स्ट मेजर सोर्स है इंडिया में, ठीक है। कोल के बाद जो नेक्स्ट मेजर सोर्स है एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्स का, वो है पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल। ये इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग। ये फ्यूल हीट और लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। ये मशीन के लिए लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है। ये कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज़ होता है। अगर जो पेट्रोलियम रिफाइन है वो एक इंडस्ट्री के नोडल के तौर पे वर्क करता है, ठीक है। नाउ most of the petroleum occur in India are associated with anticline and fault traps in the rock formation of tertiary ages. In region of folding anticline or dome, it occurs where coal is trapped in the crest of the upfold. The oil bearing layer is porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layer. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप बिटवीन फोरस एंड नॉन फेरस रॉक। जो पेट्रोलियम है वो ज़्यादातर फॉल्ट ट्रैप में पाई जाती है जो कि पोरस और नॉन फेरस रॉक होते हैं, यानी जिनमें छेद होते हैं। और जो गैस होती है वो लाइटर होती है। जब ऑयल गैस फॉर्म में होती है तो वो लाइटर होती है, ठीक है। और ये
ऑयल के ऊपर होती है, पहले गैस निकलती है फिर ऑयल निकलता है। तो जो मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोलियम है इंडिया में वो ज़्यादातर एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये टेरिशरी एज के फॉर्मेशन के टाइम पे, जब टेरिशरी एज फॉर्मेट हुई थी, तब ये जो ज़्यादातर जो कोल पेट्रोलियम है इंडिया में वो क्या बोलते हैं एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप से एसोसिएटेड है। ठीक है, कई जैसे फोल्डिंग रीजन में, एंक्लाइन और डोम रीजन में जो ऑयल्स हैं वो ज़्यादातर क्राइस्ट के अपफोल्ड में ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, नाउ मुंबई हाई, गुजरात, असम जो है वो मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं। अकलेश्वर इज वन ऑफ द मोस्ट फील्ड ऑफ गुजरात, इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। अगर हम अकलेश्वर की बात करें तो वो ऑयल के हिसाब से, पेट्रोलियम के हिसाब से गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। असम ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ऑयल का। दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरंग हरिसगंज आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन द असम। ठीक है, इन द स्टेट असम। ठीक है, तो असम की अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और असम में ये ऑयल दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरन हंगरीजान जैसी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेचुरल गैस। Natural gas is found with the petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. तो जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट में ही मिलती है और ये तब निकलती है जब क्रूड ऑयल सरफेस पे आता है। ठीक है, ये डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नाउ इट इज यूज एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पावर सेक्टर है, ये पावर सेक्टर में फ्यूल के तौर पे यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए, और केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज की जाती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर में, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स एंड कुकिंग फ्यूल के तौर पे भी नेचुरल गैस यूज होती है। विद द एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर and local city gas distribution network, natural gas is also emerging as a preferred transport fuel and cooking fuel at home. तो मतलब जिस तरीके से नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंडेशन हो रहा है तो नेचुरल गैस अब एक नए ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल के रूप में उभर कर आ रही है जिसे सीएनजी कहा जाता है और कुकिंग गैस के तौर पर भी उभर कर आ रही है जिसको पीएनजी कहा जा रहा है। इंडिया जो नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया का जो मेजर नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है वो मुंबई हाई में है और इसकी जो अलाइड फील्ड है वो वेस्ट कोस्ट में है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट में कैम्बे बेसिन में है, ईस्ट कोस्ट में कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस मिलती है। ना 1700 किलोमीटर हजारी विजयपुर जगदीश्वर क्रॉस, तो 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछी हुई है जो कि गेल द्वारा बनाई गई है। ये फैली हुई है हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर, पूरे भारत में। ये जो गैस पाइपलाइन है जो कि गेल द्वारा बनाई गई है ये पूरे भारत में फैली गई है। ये लिंक करती है मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड को बाकी फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ती है। ठीक है ना, दिस आर्टरी प्रोवाइड इम्पेटस टू इंडियन, मतलब एक सिंपली कहा जाए तो मतलब बहुत पूरे भारत में एक गैस पाइपलाइन बिछी हुई है जो कि 1700 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये जो गैस पाइपलाइन है ये मुंबई हाई और बेसिन गैस को बाकी जो इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री और कई जो इंडस्ट्री उनको जोड़ती है। वेस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्सा में कई इंडस्ट्री उनको आपस में जोड़ती है। जो इंडिया का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10 टाइम्स बड़ा है 1700 किलोमीटर से लेकर वो 18,500 किलोमीटर तक पूरे भारत में जो इंडिया की गैस पाइपलाइन है वो फैली हुई है। अगर हम बिजली की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हैज सच वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज पर कैपिटा कंजप्शन कंसीडर एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसकी बड़ी वाइड रेंज है। आज जो एप्लीकेशंस हम आज जो अप्लायंस यूज करते हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलती, तो मतलब इसकी जो पर कैपिटा
जो पर कैपिटा जो इसका कंजप्शन है उसको हमारे डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर दो तरीकों से बनती है। पहली तो रनिंग वाटर से बनती है, ठीक है, और जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक चक्का चलता है, उसके ऊपर चलता हुआ पानी गिरता है तो उससे बिजली बनती है, तो वो हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो थर्मल पावर के जरिए बनती है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी फ्यूल का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए ना। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये फास्टर, इसमें क्या आता है, इस जनरेटेड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है, ये बड़े फास्ट फ्लोइंग वाटर से जनरेट होती है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इंडिया में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे बाकरा, नागला, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपी हिल हाइडल प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाते हैं। अगर हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसों को यूज़ करके बनती है, ठीक है, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाए। एज यू कैन सी, आप ये मैप में देख सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होती। The growing consumption of energy has resulted in the countries becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas, ठीक है। अगर हम एनर्जी यूज़ करने की बात करें तो जो हमारा भारत है वो ज़्यादातर फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, बड़ी मतलब वो फॉसल फ्यूल पे डिपेंड होता जा रहा है। अगर फॉसल फ्यूल की बात करें, कोल, ऑयल और गैस की, ठीक है। अब इन फ्यूल्स की जो राइज, जैसे इनके जो प्राइस हैं, जैसे ऑयल की होगी, गैस की प्राइस है, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। देश पर लेकिन जो इनका जो प्रोडक्शन है वो शॉर्टेज होता जा रहा है। मतलब जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है उसके मुकाबले जो प्राइस है वो दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक सीरियस प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी में अकर होने लगी। Moreover, increasing use of fossil fuel also causes serious environmental problem। तो मतलब जितनी तेजी से हम फॉसल फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगी। तो अब ये हो रहा है कि मतलब अब फॉसल फ्यूल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर रही है। फॉसल फ्यूल की जो सप्लाई है वो कंपैरिजन टू उसकी डिमांड है, जिसकी वजह से प्राइस रेज हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। अब इनको चाहिए कि इसको रिप्लेस करना है। दे वांटेड टू रिप्लेस द फॉसल फ्यूल विद द नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या चाहते हैं, अब इनको रिप्लेस करने की जरूरत है कि फॉसल फ्यूल मतलब अब हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी फ्यूल्स की वजह से, हम एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अब उस डिपेंडेंसी की वजह से हमको एक ऐसे समाधान की ज़रूरत है जो एनर्जी ख़त्म ही ना हो, नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, जो एनर्जी ख़त्म ही ना हो। तो इसके लिए मतलब जो वर्क है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वर्क है वो चलने लगा है। जैसे सोलार एनर्जी होगी, विंड हो गई, टाइड होगी, उसको प्रमोट करने लगे कि हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत है इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एंड नाउ दीज रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जैसे सोलार हो गई, विंड हो गई, टाइड हो गई, बायोमास हो गई, ये जो एनर्जीज हैं ये एनर्जीज नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज कहलाती हैं। अब इंडिया जो है इस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए भी ब्लेस्ड है क्योंकि इंडिया में सनलाइट भी भारी मात्रा में आपको दिख जाएगी, पानी भी, विंड भी, बायोमास भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स। When such an alteration is made, much of energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power। तो जो ये जो एटॉमिक एनर्जी है ये कई आइटम को ऑल्टर करने के बाद बनती है, ठीक है। ये जो ऑल्टरेशन है वो कई एनर्जी को रिलीज करता है हीट के फॉर्म में, ठीक है, और फिर इस एनर्जी को बिजली जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यूरेनियम और थायरेनियम झारखंड और अरावली रेंज जो राजस्थान में वहाँ पे अवेलेबल है। अब ना ये जो यूरेनियम और जो थायरोनियम है
ये यूज होता है आइटम जनरेट करने के लिए, न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। और जो मोनेटाइज सैंड है केरला में, ये भी थोरियम के लिए, थोरियम में रिच है, मतलब यहाँ पर भी थोरियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती। कहाँ पे? केरला के मोनेटाइज सैंड में। अगर हम सोलार एनर्जी की बात करें तो सोलार, इंडिया एक ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सोलार एनर्जी भरपूर मात्रा में आराम से मिल जाती है, जिसकी वजह से फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी है वो सोलार लाइट को कन्वर्ट करता है बिजली में। अब सोलार लाइट इंडिया ज़्यादातर गांव में बड़ी पॉपुलर होती जा रही है, गांव और रूरल एरिया में बहुत पॉपुलर हो जा रही है। कई बड़ी जो सोलार पावर प्लांट कंपनियां हैं वो भारत के कई कई हिस्सों में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है, और रूरल एरिया में जो लकड़ियों पे लोग डिपेंड हैं, जो गोबर कंडों पे डिपेंड है, उनको वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अब जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल जो, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत, जो सोलार एनर्जी है इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले कर रही है। और साथ ही साथ काउडंग का जो कंडों का यूज बंद होगा तो ये जो काउडंग है वो खेतों में खाद के तौर पे इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं ना। बात करें विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी में भी बड़ा पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। तो जो लार्ज विंड फार्म है ये ज़्यादातर तमिलनाडु के नारकोली में, मदुराई, तमिलनाडु के नारकोली से मदुराई तक फैले हुए ये विंड एनर्जी। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी इम्पोर्टेंट फार्म है विंड एनर्जी की, विंड फार्म से बड़े इम्पोर्टेंट। फिर नारकोली और जो जैसलमेर है, यहाँ पे बड़ी ही इफेक्टिव, जो विंड एनर्जी को बड़े ही इफेक्टिव वे में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बायोगैस की। बायोगैस क्या होता है? मल, गाय मतलब जानवरों का मल, इंसानों का मल, वेस्ट, जो फार्म का जो वेस्ट है, जो शब है, उनको बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब ये वेस्ट जो है उनको एक उसमें गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है तो ये डिकम्पोज होने लगते हैं। जब ये डिकम्पोज होने लगते हैं तो ये गैस रिलीज करने लगते हैं, और ये जो गैस होती है ये कहीं ना कहीं खाना बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करती हैं। अब ये जो गैस होती है ये केरोसिन, काउडंग और चारकोल को रिप्लेस करें। तो जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो म्यूनसिपल द्वारा और कोऑपरेटिव द्वारा या इंडिविजुअल लेवल पे सेटअप किया जाता है। अब इन गैसों को अब ये गांव में ज़्यादातर ये जो गैसें होती है ये काउडंग, गोबर से बनती हैं, तो इनको गोबर प्लांट्स भी कहा जाता है गांव में। तो ये दो तरीके से फायदे पहुंचाती है किसानों को। पहले तो ये किसानों के लिए एक एनर्जी का रूप है, दूसरा ये किसानों की जो क्वांटिटी है, जो खाद की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करती है। बायोगैस इज फार द मोस्ट इफेक्टिव use of cow dung. It improves the quality of manure and also prevent the loss of tree manure due to burning of fuel, wood and cow dung cakes. तो पहली बात जो बायोगैस है वो बड़ा एफिशिएंट तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है काउ डंग को यूज़ करने का। ये कहीं ना कहीं जो घूरा है या खाद है उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, और जो पेड़ को काटने से रोकती है। क्यों? क्योंकि मैन्योर को पेड़ को काटने से, और ये जो मैन्योर्स हैं, ये जो खाद है इसको इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी क्या होती है? ओशन में जो टाइड्स आते हैं उससे बनती है। तो टाइडल एनर्जी ओशन टाइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ना। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट। तो जो फ्लड गेट्स डैम्स होते हैं वो इनलेट्स में बनाए गए हैं। जब हाई टाइड आता है, हाई टाइड जो हाई टाइड का जो वाटर फ्लो इनलेट में जाता है ये वहाँ ट्रैप हो जाता है, और उसके बाद जो गेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं। जब हाई टाइड, आफ्टर द हाई टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट्स, जब हाई टाइड फ्लड गेट्स के बाहर जाता है, ठीक है, बाहर गिरता है, तो जो वाटर जो फ्लड गेट के अंदर है, ठीक है, द वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट बैक टू द सी वाया पाइप दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। ठीक है, तो जो वाटर गेट है, जो वाटर गेट में जो पानी रह गया वो पाइप के जरिए
टरबाइन में जाता है, पावर जनरेटिंग टरबाइन में ज़्यादा, जहाँ पे पावर जनरेट होती है। अब गुजरात के गल्फ ऑफ खंभात, कामभाट और गल्फ ऑफ कच्छ में जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है, और गैंगेटिक डेल्टा सुंदरबन रीजन वेस्ट बंगाल में, ये हाई टाइड की बड़ी आइडल कंडीशन, हाई टाइड एनर्जी के लिए बड़ी आइडल कंडीशन है। ठीक है। अगर हम जियोथर्मल की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो अर्थ के इंटीरियर हिस्से से प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो जियो थर्मल एनर्जी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ के अगर हम डेप्थ में जाएं तो अर्थ जितने डेप्थ में जाएंगे उतनी ही अर्थ गर्म होती है। वेयर द जियोथर्मिकल रेडियंट इज हाई, जहाँ पर जियोथर्मिकल की रेडियंट हाई होती है, हाई टेम्परेचर, वहाँ हाई टेम्परेचर भी फाउंड होता है बड़े शैलो डेप्थ में। अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो इस तरीके की हीट को ऑब्जर्व करता है रॉक के जरिए और गर्म हो जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये तभी भी गर्म होता है जब ये सरफेस में आता है। ठीक है। फिर ये स्टीम में बन जाता है, फिर ये जो हीट है ये स्टीम में बन जाती है, फिर ये जो स्टीम होती है यूज्ड टू डिराइव टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो स्टीम है ये इसको टरबाइन में भेजा जाता है और इस टरबाइन में जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नाउ देयर आर सेवरल हंड्रेड्स हॉट स्प्रिंग इन इंडिया। तो इंडिया में कई कई हजारों में हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के लिए। एक लोकेट है पर्वती वैली में जो कि मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश में, दूसरी है पुंगा वैली में जो कि लद्दाख में। ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ना एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना, एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान implement since independence necessarily required increasing amount of energy to remain operation. As a result, consumption of energy in all form has been steadily rising all over the country. तो एनर्जी एक हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक रिक्वायरमेंट, ये लगभग हर सेक्टर में यूज होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, हर सेक्टर में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम प्लान करते हैं, मतलब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती ही चली गई। ठीक है ना, इसका नतीजा क्या हुआ, जो कंजप्शन है एनर्जी की किसी भी फॉर्म में, जो एनर्जी की जो कंजप्शन है पूरे देश में वो बढ़ती ही चली जा रही है। In this background, there is an urgent need to develop a substance. मतलब अगर इस तरीके का बैकग्राउंड रहा, इस तरीके से कंटिन्यूसली जो कंजप्शन है एनर्जी की वो बढ़ती जाएगी, तो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। Promotion of energy conservation and increasing use of renewable energy resources are the twin planks of the sustainable development. पहला है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रमोशन करें, दूसरा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उसको यूज करें। तो ये जो 2 प्लान है जो कि एनर्जी को सस्टेन कर सकते हैं। तो इंडिया जो है, जो कि लीस्ट कंट्री है, इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री। तो जो अगर इंडिया की बात करें, पूरी दुनिया में इंडिया लीस्ट ऐसी कंट्री जो कि एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है। हाँ, हमको कई तरीके के अप्रोच अपनाने पड़ेंगे एनर्जी को लिमिटेड तौर पे यूज करने के लिए। पहले जैसे कि जो कंसर्न सिटीजन है, वी कैन डू अवर बिट बाय यूजिंग, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एज ए कंसर्न सिटीजन हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें इंस्टेंट ऑफ यूजिंग प्राइवेट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब ज़रूरत ना हो तो उसको स्विच कर दें, हम पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करें। ठीक है, हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का बड़ी मात्रा में यूज़ कर सकें। ठीक है, आफ्टर ऑल एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक, नाउ हियर वी एंड दिस चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन, मैंने लगभग पूरा चैप्टर आपको
वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।